पाकिस्तान बॉर्डर से लगा भारत का एक राज्य पंजाब जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहता है, इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको लेकर लगातार पंजाब पुलिस प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है। आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार पंजाब पुलिस, पंजाब की अलग अलग यूनिट्स काम कर रही हैं और जिसमें एक यूनिट एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, जिसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका पंजाब में क्राइम कंट्रोल करने के लिए, विदेशी धरती से मौजूद आतंकवाद को खत्म करने के लिए और गैंगस्टर नेक्सस पर लगाम कसने के लिए जरूरी माना जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए एजीटीएफ के जो डीआईजी हैं गुरमीत चौहान सर, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, न्यूज 18 इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो आपके डीजीपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है पंजाब में? देखिए, ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अभी 2022 से फॉर्म में आया है, तो तब से ये इसका स्पेशल एक टास्क है, जो मैंडेट है वो गैंगस्टर्स के अगेंस्ट कैंपेन करना, गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ को कर्टेल करना है। तो इसके लिए डीजीपी साहब और प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इसी वजह से काफ़ी हद तक हमने जो हमारी अचीवमेंट्स हुई हैं, जितने जितने हमने पकड़े हैं, जो मेन इनके जो मेन लीडर्स हैं, या तो वो पकड़े गए हैं या जेल में हैं या वो कंट्री से बाहर हैं। तो इनफैक्ट सबसे, अगर आपने चुनौती पूछा तो यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बाहर बैठ के हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सर एक बहुत स्पेसिफाई यूनिट है सर, बहुत इंटेलिजेंस का काम गैदरिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना इसमें शामिल। आपको सर कहां पे लगता है कि बहुत टफ फेज है गैंगस्टरों से निपटना, जिसको लेकर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का यहां पर गठन हुआ है? देखिए, ये फिनोमेना जो है 2014-15 से जो जिसको गैंगस्टर का जो शब्द यूज़ करना शुरू हुआ है, ये तकरीबन 14-15 2014-15 से शुरू हुआ था। तो उसके बाद कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो प्रोमिनेंट थे, जैसे नाबा जेल ब्रेक था, या उसके बाद इनका इंटर गैंग राइवलरी शुरू हो गई। एक टाइम था कि रोड्स पे कार जैकिंग, कोई भी कार स्नैचिंग, बैंक रॉबरीज, बैंक डिकॉइटीज, ऐसा बहुत कुछ होने लग गया था। पर ग्रेजुअली हमने उस सबको कटेल किया। अब देयर इज़ हार्डली कोई भी कार स्नैचिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हो रहा। कोई भी कैश वैन, बैंक्स लुट डिकॉइटी या ज्वेलरी शॉप्स पे डिकॉइटी, ऐसा मेजर कोई भी इंसिडेंट नहीं है। अब जो ज़्यादा क्राइम जो आ रहा है वो आ रहा है या तो इनकी इंटर गैंग राइवलरीज हैं, जो एक दूसरे के ये टारगेट्स हैं उनको मारने में लगे हुए हैं, या उसी से जो है सेंसेशनलाइज हो जाता है। जब मर्डर होता है तो क्योंकि उसमें ये गैंगस्टर एक दूसरे को मारते हैं, तो ये वायलेंस, गन शॉट्स फायर होते हैं, रैंडमली फायर होती हैं, तो डे लाइट में भी हो जाती हैं। ये एक हमारे लिए चैलेंज है। चाहे वो हम उसको वर्कआउट कर लेते हैं, शूटर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बंदे पकड़े जाते हैं, पर उसके लिए समय लगता है। और पर उसकी ये इनकी जब एक किलिंग होती है तो दूसरा गैंग उसकी बदला लेता है। सर, नॉर्थ इंडिया के जितने भी गैंगस्टर हैं, उनका आतंकवादियों से जो गठजोड़ हो रहा है लगातार, चाहे पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया हो या एनआईए की जांच में सामने आया हो, ये नेक्सस कितना खतरनाक है और ये नेक्सस क्यों बन रहा है सर? ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल है कि क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो पंजाब बॉर्डर स्टेट होने की वजह से हमें कॉन्स्टेंटली, ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है। पंजाब की जब से आपको पता है, टेररिज्म इंडिपेंडेंस के बाद तो इतना नहीं था, पर उसके बाद जब से पंजाब में रेडिकलिज्म आई तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसकी जो क्रॉस बॉर्डर फ्री फ्लो ऑफ वेपन्स थे, तो फिर उसके लिए उसके बाद फेंसिंग हुई, बॉर्डर फेंसिंग हुई, उससे बहुत यहाँ पे उसको कंट्रोल करने में मतलब मदद हुई। जो टेररिज्म पंजाब पुलिस ने बड़ी बहादुरी से और सूझदारी से लड़ा और उसको समाप्त किया। इसी पर जो हमारा नेबरिंग स्टेट है, कंट्री है, उसका कॉन्स्टेंटली एफर्ट रहता है अभी किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए, कम्युनल हार्मनी को इसमें डिस्टर्ब किया जाए, ताकि इसको कमज़ोर किया जाए। और पंजाब
मैक्सिमम जो एक अपना स्टेट है जो आर्म्ड फोर्सेस में और डिफेंस फोर्सेस में अपनी यूथ ज्वाइन करते हैं, और बड़ी इनकी जो बहादुरी के किस्से हैं, कारनामे हैं, उनको पता है कि ये कितने दलेर हैं। तो उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से स्टेट को वीक किया जाए, तो उसके लिए कोई ना कोई उनका प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो अब जो जो आया है कि जो हमारे लोकल क्रिमिनल्स थे, उन्होंने, जिनको हम गैंगस्टर अभी जो कह रहे हैं, एक्चुअली तो ये क्रिमिनल्स ही हैं, तो इनके इनके जो नेटवर्क्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करना शुरू किया है, जिसकी वजह से इन्होंने कई बार ऐसे ऐसे बंदे कोई करवाए हैं, इंसिडेंट्स करवाए हैं, जैसे ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं या और हुए हैं, तो उनको यूज कर रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी से या रेडिकलिज्म से कोई कनेक्शन नहीं होता, पर उनको लालच देके ये ल्यूर कर लेते हैं अपनी तरफ काम करने के लिए। सर, जितना मैंने स्टडी करी सर, चाहे लॉरेन बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बरार, लकी पटियाल और ऐसे बहुत से नाम है सर, ये सब लोग पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र थे। फिर उसके बाद इन्होंने सर छात्र राजनीति में कदम रखा और उसके बाद ये अलग अलग गुटों में बढ़ गए और उसके बाद सर ये जुर्म की दुनिया में चले गए। लगता है आपको सर कि ये लोग मेन स्ट्रीम में आ सकते थे, इन्होंने जुर्म की राह क्यों पकड़ी? ये सब, कोई कबड्डी का प्लेयर था, कोई एथलीट था, ये सब लोग आगे कुछ अच्छा कर सकते थे सोसाइटी के लिए, लेकिन इन्होंने क्राइम करके न केवल सोसाइटी को खराब किया और अब ये जो है कई लोग जेल में हैं, कई लोग विदेश में छुपे हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इनकी जब शुरुआत हुई है, जो मोस्ट ऑफ द जो क्रिमिनल्स आज जो गैंगस्टर्स सो कॉल्ड हैं, तो इनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही ओरिजिनेट हुआ है। समहाउ ये इनको पंजाब में या यहाँ का कुछ कल्चरल ऐसा है कि बैकग्राउंड ऐसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि जब ये किसी भी चीज़ में जाते हैं, खास करके जब लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, तो वो बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। और नॉर्मल एक यूथ का आपस में एज के मुताबिक झगड़ा होना, फिस्ट फाइट हो गई, स्कफल हो गया, ये हो गया, तो नॉर्मल माना जाता है कि हो जाता है। पर जब ये इन्होंने उसको इतना सीरियसली लेके उसमें वेपन आ गए, गन अपना फायर आर्म आ गए, तो फायर आर्म यूज हो जाता है, तो फिर किसी ना किसी केस में ये 307 के केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व हो गए तो जेल चले जाते हैं। जेल में से फिर एक बार जब चक्कर लगा के आ जाते हैं, तो इनका वहां से समाप्त नहीं होता, एक्चुअली वहां से इनकी शुरुआत होती है। तो फिर वे एक क्राइम के बाद दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर इनको लगने लग जाता है कि उससे इनको एक तो किक मिलती है उनके, कि भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, इनकी कल्ट इमेज को या देख के, या सो कॉल्ड की इनका जो स्टाइल होता है कि इसके साथ 20 बंदे चल रहे हैं जी, 10 बंदे चल रहे हैं, उसके पास गाड़ियां हैं जी। तो ये एक पंजाब में एक स्पेशल टाइप का एक फिनोमेना है जो ल्यूर कर देता है कि दूसरों को, यंगस्टर्स को, कि हम इसके साथी बने। और सर यही वजह है कि बहुत सारे जो युवा हैं सर वो इन गैंग्स को शामिल कर रहे हैं सर सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल, यही एक वन ऑफ द मेन जो अल्यूरमेंट है। फिर उसके बाद ये जब भी एक बार साथ चले गए आप, तो किसी न किसी क्राइम में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, तो आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर ये जितने भी नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर हैं सर, उनको जो हथियार मिल रहे हैं सर, हमने देखा पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स या दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल, इन्होंने सर जिगाना, चाइनीज पिस्टल जो हैं, और अब तो सर आपने अभी जो एक हाल में इनकाउंटर किया था डेरा बस्सी में, उसमें चाइनीज कारतूस तक मिले हैं। तो ये नेक्सस क्या है सर? ये वेपन्स इनको कैसे मिल रहे हैं सर? जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है, वेरी ऑन द प्रॉक्सिमिटी टू ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ से उनका कांस्टेंट एक कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इनको मतलब ये ड्रग्स और वेपन्स भेजे जाएं। वेपन्स मतलब अब तो इतनी फ्लो हो गया है कि ये विद ड्रोन्स की वजह से, या इनको जो भी इनके रूट्स हैं जिनके थ्रू ये कोई भी ड्रग्स की कंसाइनमेंट आती है, उसके साथ वेपन आता है। और ये वेपन वहाँ पाकिस्तान में या इनके कुछ बॉर्डरिंग अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ पेशावर के साइड पे एरियाज हैं जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग, और अब जो देखने में आया है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो उनकी अब ये 3D प्रिंटिंग होने लग गई है, तो वो पार्ट्स इतने
बढ़िया बन के सोफिस्टिकेटेड कॉपी कर रहे हैं। जैसे ग्लॉक है, ग्लॉक की ओरिजिनल कॉपी आ जाती है ऑलमोस्ट। उसका जो फंक्शनिंग है, मतलब ओरिजिनल ग्लॉक जो ऑस्ट्रिया का है, यूएस में बनता है, जो पुलिस फोर्सेस सारी वर्ल्ड में यूज करती हैं, वो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हमारी समझ के मुताबिक वहां से सर जिगाना सर बहुत महंगी जिगाना भी वो सब वो टर्किश है। सो ये सारे वेपन्स जो है यहाँ पे इसी रूट से आ रहे हैं सर। लेकिन एक इसको बड़ी सफलता ही माना जाएगा सर कि जितनी तेजी से वेपन आते हैं उतनी ही तेजी से पंजाब पुलिस उनको रिकवर करे। और हमने डीजीपी साहब के ट्वीट में देखा है, हर दूसरे दिन वो ट्वीट करते हैं कि आज एक ड्रोन पकड़ा गया, आज इतनी ड्रग्स पकड़ी गई, आज इतने वेपन्स पकड़े गए। बिल्कुल। ये पर जितने भी पकड़े जा रहे हैं, मतलब उससे ये फ्लो कांस्टेंट है। अभी तक हमने 22 जब से एजीटीएफ ने और डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ने मिलके तकरीबन 2100 के करीब वेपन्स रिकवर किए हैं क्रॉस बॉर्डर सर। क्रॉस बॉर्डर सब मोस्ट ऑफ देम हिंटरलैंड से आते थे, बट वो अभी बहुत क्रूड हैं। वो कुछ एक जो कट्टे अपना यूपी से या मध्य प्रदेश से जो आते थे, अब उनकी मतलब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये जो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान से आ रहे हैं। सर ये हवाला रूट क्या है, ये मनी फ्लो कैसे होता है सर? जैसे आ रहा है वहां से वेपन, ये पैसे कैसे भेजते हैं? जिस मोस्ट ऑफ द जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं ये हवाला के थ्रू होती हैं। तो उसमें हवाला डीलर्स के अगेंस्ट भी स्पेशल कैंपेन चलती रहती है। काफ़ी पकड़े भी गए हैं, पर वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे एफआईयू उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पंजाब पुलिस का, वो हम इसको ट्रेल को पकड़ने में और उसको फॉलो करने में, पर इसके बावजूद भी इनके ये नए नए तरीके निकालते हैं। कुछ एक जो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुबई के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू जो ट्रेड होता है, तो वहाँ पे इनके जो सेटलमेंट्स हो जाती हैं। तो दैट इज वही एक चैलेंज है हमारे लिए। सर जेल को ये बोला जाता है कि वो सुधार गृह है किसी भी कैदी के लिए, लेकिन सर हमने देखा है कि हिंदुस्तान की सभी जेलों में लगभग, उसमें पंजाब भी सर उससे अछूता नहीं है, जहां पर कि जेल में क्राइम सिंडिकेट पनप रहा है, उसमें कुछ लोगों की मिलीभगत होती है सर। और हमने देखा कि आपके डीजीपी साहब ने सर एक एक्शन भी लिया था सिद्धू मूसेवाला के बाद सर, जब गोविंदवाल जेल में मर्डर हुआ था जग्गू भगवानपुरिया के एसोसिएट्स का, जब वो लॉरेंस से अलग हो गए थे, तो उसमें पूरा बड़ी कार्रवाई की थी सर पुलिस अफसरों पे या जो भी प्रशासनिक अफसर थे। सर ये जेल में जो गैंगस्टर नेक्सस या जो अपराधी अपना नेटवर्क बना रहे हैं, उसको खत्म करना या उसको कम करना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे होगा सर ये? चुनौतियों में से, जैसे हम चुनौतियों गिनते हैं, तो उनमें से जेल वाला भी एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ जो मोबाइल फ़ोन है, कम्युनिकेशन, तो वो एक बड़ा एक चैलेंज है। अब वो कैसे अंदर जाता है, कैसे वो यूज़ कर रहे हैं, ये कि एक तो एक जेल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पुलिस से अलग होते हैं, तो उनके जो सिस्टम है वो सेक्रेटरी भी अलग होते हैं गवर्नमेंट में, जो अब जो हमारा सिस्टम प्रोटोकॉल चल रहा है। तो उसकी और पहले उसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट, उसके जो स्टाफ है उनकी वेटिंग और उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि क्रिमिनल्स हैं वो नॉर्मल जो स्टाफ है उनको थ्रेटन करते हैं, और उनकी फैमिलीज हैं जो बाहर, उनको थ्रेटन करते हैं, किसी न किसी तरीके से डरा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है। पर पंजाब में हमने स्पेशली जो पंजाब के डीजी साहब की ने गवर्नमेंट से टेकअप करके एक बठिंडा जेल को एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाया हुआ है, जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन डेड जोन बनाया हुआ है। तो वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन अपना वहाँ पे सिग्नल नहीं है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है जो काफ़ी सक्सेसफुल है। और ये जो गैंगस्टर हैं या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ अगर ये जाते हैं तो वे डरते हैं कि हमें वहाँ चले गए तो हमारा जो बाहर का और मतलब कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ऐसे ही अब ये जेल्स ने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में जेल्स में कम्युनिकेशन डेड जोन के अलग से सेक्टर बनाए हैं, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन बनाए हैं, वहाँ पे प्रिजनर्स को रखा गया है। तो वो एफर्ट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जेल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि उनको किसी न किसी तरीके से कटेल किया जाए, पर फिर भी लूप होल्स रहते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। सर हमने देखा है सर कि जो ग्लोबल टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम सर, 80 के दशक में उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पे राज किया कई सालों तक, और वहां की जो पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उसको एक तरीके से कंट्रोल किया। पंजाब की अगर सर हम
म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो उस पर गैंगस्टरों का कब्जा क्यों है सर बीते कई सालों से, और क्यों गैंगस्टरों के नाम लगातार सर सिंगर्स के साथ जुड़ रहे हैं? एनआईए ने बहुत सारे सिंगर्स को जो है सम्मन्स भी किए थे, और हमने देखा कि कई गैंगस्टरों के यहाँ, चाहे वो गिप्पी ग्रेवाल हो, एपी ढिल्लो हो, बहुत सारे हैं सर जिनके यहाँ अभी बादशाह के क्लब पे इन पे फायरिंग हो रही है सर। ये क्या नेक्सस है सर? ये ऐसा नहीं है कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री पे इनका टोटल कंट्रोल है या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिलेक्टिवली किसी को देख के सॉफ्ट टारगेट्स आइडेंटिफाई करके उनसे एक्सटॉर्शन की इनको अपना करने, मतलब एक इनका जो मेन अल्यूरमेंट है, तो वो उससे ये इनको लगता है कि ये इजी आराम, इनके पास पैसा बहुत है, बड़ा आसानी से आ रहा है। इनके पीछे एक सिंगर को एस्टेब्लिश होने में कितनी मेहनत लगती है, और अपने आप को आपको पता ही है कोई काम भी जिंदगी में ऐसा आसान नहीं होता। पर ये लोग, इनके मन में ऐसा है कि ये इतने इतने अमाउंट्स चार्ज करते हैं, और ये शायद इनके पास मतलब ऐसे कैश पड़ा है, रोकना पड़ा है कि ये बांटते फिरेंगे कि अगर हम डरा लेंगे तो, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ में जाते हैं, शोज करते हैं, तो वल्नरेबल होते हैं। तो इसी वजह से उनको ये टारगेट करने का इनका होता है कि डरा के इनको इनसे एक्सटॉर्शन या करवाया जाए। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये अपनी कुछ एक फर्जी म्यूजिक कंपनीज बनाते हैं या बनवा लेते हैं, तो उनके थ्रू ये अपने बंदों को, जो इनकी कंपनीज हैं, उनको फोर्स करते हैं सिंगर्स को कि गाना उनके लिए गाएं, ताकि वो उस गाने के जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सके। तो सर अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा करीबन 15-20 कबड्डी प्लेयर्स की हत्या पंजाब में हो चुकी है। अभी हाल ही में एक कबड्डी प्रमोटर की मोहाली में हत्या हुई है, जिसमें आपकी टीम ने कल ही एक इनकाउंटर में एक को न्यूट्रलाइज किया है, एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। ये कबड्डी प्लेयर्स क्यों टारगेट पे आ रहे हैं सर गैंगस्टरों के, यहां से लेके कनाडा तक सर? ये बात ये है कि ये जो भी क्रिमिनल है उसका मेन इंटेंशन होता है पैसा। तो पैसा उनको पता है कि जहां से भी पैसा उनको आसानी से मिल सकता है, तो उनका उसी पे फोकस होता है। जैसे आपने म्यूजिक इंडस्ट्री बोला, तो नेक्स्ट इसका है जो कबड्डी है। तो कबड्डी में जो प्रमोटर्स हैं या जिनके जो प्लेयर्स हैं, उनको ये इनको लगता है कि जो प्रमोटर्स हैं उसकी आड़ में ये बहुत कलेक्शंस कर सकते हैं। तो लीगल तरीके से एक तरह का एक्सटॉर्शन है वो, कि इसके प्राइज मनी रखते हैं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी बुलाएंगे, तो इनकी जितनी उसकी से पैसा आएगा, और जो ऑर्गेनाइजर प्रमोटर सक्सेसफुल उसको जितना सक्सेसफुल करेगा, उतना ही इनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये एक अल्टीमेट एम इनका पैसा कमाना है। तो जहां से इनको पैसा आता है उसी पे ये फोकस है। सर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने, अगर हम 2025 की बात करें, तो कितने इनकाउंटर को अंजाम दिया, कितने गैंगस्टर जो हैं वो इनकाउंटर में मारे गए हैं, कितने पुलिस पर्सन्स को गोली लगे हैं, और क्या कुछ आपके पुलिस कर्मी शहीद भी हुए हैं? जो हमारे अभी तक 2022 से लेके और आज तक तकरीबन 36 मुजरिम हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो पुलिस इनकाउंटर्स में जब न्यूट्रलाइज हो गए, मारे जा चुके हैं। इसमें 322 के करीब ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स इंजर्ड हुए हैं, या किसी में गोली लग गई, या किसी के जिसने पुलिस पे फायरिंग की। तो और तकरीबन 43 हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इंजर हुए हैं इनकी रिटेलिटरी फायरिंग में, और तकरीबन तीन पुलिस ऑफिसर हैं हमारे जो शहीद हुए हैं इस लड़ाई में लड़ते हुए। सो ये बड़ा एक चैलेंजिंग है पंजाब के लिए। अब किसी को भी कह देना कि बाहर बैठ के आराम से, या ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया पे कि ये हो गया वो हो गया, पर उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने चैलेंजेस हैं, ये तो सिर्फ एक जो उसको डील कर रहा है उसी को ही पता है। सर फॉरेन कंट्रीज में आप अगर बताना चाहें कि कौन से ऐसे बड़े अपराधी हैं जिनको पंजाब पुलिस सेंटर एजेंसियों की मदद से भारत लाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है और लाना चाहती है? आपने बड़ी अच्छी ये एक पॉइंट छेड़ा है। तो हमारे लिए अगर आप कहें कि सबसे बड़ा चैलेंज जो पंजाब में अब इस वक्त है, तो वो है जो बंदे बाहर बैठे हैं, यहाँ से बाहर निकल गए हैं, और किसी भी तरीके से उन्होंने अपने पार्टिकुलर्स फेंक दे के बेल पे आके बेल जंप करके अपने नाम पे नहीं जाते, क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं है या उन्हें,
तो किसी और फर्जी नाम पे पासपोर्ट बना के फिर ये बाहर चले गए हैं, जहाँ पे जिस कंट्री में इंडियन पासपोर्ट पे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ जाके ये फिर आगे उसके कि कहीं यूरोप में या अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में इलीगल रूट के, डंकी रूट के थ्रू निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके ये इनको उनके लॉज की प्रोटेक्शन, अपने आप को ये सोच रहे हैं कि उनको वहाँ से Asylum। इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। उस प्रोटेक्शन की वजह से फिर ये अपना कॉल्स कर रहे हैं, एक्सटॉर्शंस करके की कॉल्स करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो यंग बच्चे हैं उनको मोटिवेट करके, इन्फ्लुएंस करके, इंड्यूसमेंट करके, लालच झूठा देके उनको उनसे क्राइम करवा रहे हैं। तो अब तक हमने जितने भी जो 9 के करीब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 2022 से लेके अब तक बाहर, चाहे हमारी इनपुट से सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू हमारी जो शेयर किया है, तो तकरीबन 9 पंजाब में वापस आए हैं, जिनमें 2 2025 में आए हैं, जिनमें ये जो अनमोल बिश्नोई है, इसकी भी इनपुट पंजाब पुलिस के थ्रू ही गई थी। तो ये जो 9 मैं बता रहा हूँ, इनमें से कुछ गैंगस्टर एक्टिविटीज़ के हैं, कुछ ड्रग्स के रिलेटेड हैं, कुछ एक टेरर के रिलेटेड जो हैं वो एक्टिविटीज़ में वांटेड हैं, वो है। इसके अलावा हमने 140 ऑड आइडेंटिफाई किए हैं जो इनके सिंपथाइजर्स हैं या इस क्राइम करवाने में बाहर बैठ के क्राइम में इंडल्ज कर रहे हैं। हमारा उन पे फोकस है। अब हमारी प्रायोरिटी डीजीपी साहब की उसी पे है कि हमने ये जो बंदे बाहर बैठ के हमारे यहाँ क्राइम्स करवा रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। हम उनके रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवा रहे हैं, और सेंट्रल एजेंसी के थ्रू, जो भी इंटरपोल के थ्रू जिस कंट्री में बैठे हैं, वहाँ पे हम उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको वहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पंजाब पुलिस शायद इकलौती ऐसी पुलिस होगी जिसको सबसे ज्यादा थ्रेट है सर अपराधियों से, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल में 2024-25 में सर करीबन 20 से ज्यादा ग्रेनेड की घटनाएं हुई हैं, जो केवल पुलिस की बिल्डिंग्स, पुलिस थाने, पुलिस चौकी पर हमले किए गए हैं। आपका खुद जो आपका जहां पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं वहां पर भी ग्रेनेड से हमला हो चुका है। तो ये पंजाब पुलिस को क्यों सर खालिस्तानी, चाहे आतंकवादी बोल रहे हैं आप, ये जो गैंगस्टर हैं या अपराधी, क्यों लगातार टारगेट कर रहे हैं? देखो, पंजाब पुलिस को कमजोर करने की, इनका मोरल डाउन करने की ये कांस्टेंट कोशिश चल रही है। ये जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे आरपीजी अटैक हुआ है, 1-2 जगह, सरहाली पुलिस स्टेशन तरन में भी हुआ था, गुरदासपुर में हुआ, पर ग्रेनेड अटैक्स भी हो रहे हैं, पर सारे के सारे केसेस वर्कआउट किए गए हैं। सारे जो फेंकने वाले हैं, अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये आइडियोलॉजी से लिंक्ड नहीं है। कोई मध्य प्रदेश से लड़का आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, वो मतलब उसकी क्लेम है जो वो सिख रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं, पर कर रहे हैं जो जिनको पता भी नहीं है, उस आइडियोलॉजी से या उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इतनी डेस्परेशन है जो हमारी फॉरेन कंट्री की एजेंसीज हैं उनको, कि भी किसी न किसी तरीके से पंजाब पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए ताकि इनको वीकन किया जा सके और यहाँ पे कम्युनल हार्मनी और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया जाए। पर पंजाब के लोग इस बात को, क्योंकि पंजाब टेररिज्म से गुजरा हुआ है, तो तब भी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं हुई। अब भी हमें इतना फेथ है कि पंजाब में इस ऐसा कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस एक बड़ी सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड पुलिस फोर्स है, जिसमें बहुत बड़ा चैलेंज टेररिज्म का था। अब के ज़माने में, आज के टाइम में उसके बारे में सोचना कि क्या हालात थे, तो शायद कोई इमेजिन नहीं कर सकता। पर जो उस समय का टाइम था, जो वक्त था, वो इससे बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा होपलेस सिचुएशन थी, तो उसको टर्न अराउंड कर दिया है इसी फोर्स ने। तो ये एक चैलेंजेस हैं, ये कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे, तो सर, पंजाब पुलिस उससे लड़ती रहेगी। सर, गुरमीत चौहान साहब को सर कभी कोई डर लगा है सर? कोई या किस्सा सुनाना चाहेंगे जब आपका किसी अपराधी से सामना हुआ हो या इंट्रोगेशन आपने की हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बहुत हमें क्रिमिनल्स, हार्डन क्रिमिनल से थ्रेट्स भी आती रहती हैं। जो इंटेरोगेशंस हुई हैं उनके बारे में उनको पता है कि पुलिस ने कैसे इंटेरोगेशंस की हैं, पूछताछ की है क्या, और उनके जो जितने गुर्गे हैं, उनके जितने एसोसिएट्स हैं, उनके नेटवर्क्स हुए हैं। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली जो क्रिमिनल है वो अपने मन में कई बार रख लेते हैं
कि ये हुआ है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारा जिसके लिए हमें ये यूनिफॉर्म पहनी है, आपने हमने इस कंट्री को सर्व करने की जो शपथ ली हुई है उसमें हम करते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। तो ये तो जब जब पुलिस फोर्स में कोई भी जवान या ऑफिसर भर्ती होता है तो उसको पहले दिन ही पता होता है कि ये एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है, चैलेंजिंग जॉब है। पर एंड पंजाब ही नहीं, सारी कंट्री की पुलिस फोर्स इसमें इस लड़ाई में लड़ रही है। सर, ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर उन लोगों को जो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं या अपराधी मानसिकता से प्रभावित हो रहे हैं, और उन युवाओं को जो ये गैंग्स ज्वाइन कर रहे हैं? एक ही मैसेज है कि एक बार आप क्राइम की वर्ल्ड में आ गए, आप चाहे जितना मर्जी सोचो, ये एक आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट है इस क्राइम की वर्ल्ड में। कोई भी बंदा ज़्यादा क्राइम करके इसमें ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता। किसी ना किसी दिन कानून ने आप तक पहुंच जाना है। और चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे आप फॉरेन कंट्री में हो, आपको कानून आप तक पहुंचेगा और आपको यहाँ पे आपका जस्टिस को फेस करना ही पड़ेगा। यूथ जो है इसमें अल्योर हो रहे हैं, उनको भी यही कहना चाह रहे हैं कि इस काम में, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। इसमें अपना जो कानून के दायरे में रह के अपने जीवन को अपनी सक्सेसफुल बनाओ। आपका प्रोफेशन एक चूज करो, आप उसकी मेहनत करो तो लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। इस क्राइम की वर्ल्ड से चाहे आपको शॉर्ट टर्म में मिल रहा हो, पर एंड बुरा होता है। तो ये थे गुरमीत चौहान साहब, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में एक बड़े ओहदे पर हैं, और एक पूरी टीम जो है वो लगातार पंजाब के डीजीपी के नेतृत्व में लगातार अपराध को लेके, गैंगस्टर कल्चर को लेके, गन कल्चर को लेके, और सीमा पार से जो भी गतिविधियां पंजाब में हो रही हैं उस पर लगातार जो है वो एक्शन ले रहे हैं।